तो बंगाल में उस वक्त एक कहर चल रही थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़रूरी नुकसान हुआ था। और क्योंकि नवाब साहब की उस वक्त इमदादी हालत और माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो उनके मुलाजमों ने सोचा कि हम गोश्त की क्वांटिटी बिरयानी में से किस तरह कम करें। कॉस्ट कटिंग कर रहे थे वो भी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सोचा कि क्यों ना हम बिरयानी के अंदर आलू डाल दें, और आज इसलिए उसकी वजह से आपके पास आलू वाली बिरयानी भी मौजूद है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। अस्सलाम वालेकुम, कहो सिंजेंटा ज़रूरी पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में खुशामदीद। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आलू की काश्त में कौन से अहम अवामिल शामिल होते हैं और एक प्रीमियम क्वालिटी आलू पैदा करने के लिए क्या क्या इनपुट्स और तरीक़ेकार दरकार हैं। हमने और भी बात करी कि प्रीमियम क्वालिटी आलू है क्या चीज़ और कंपनीज़ को क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह का आलू चाहिए होता है। इसी टॉपिक को आगे हम लेकर चलेंगे आज। और आज हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही ख़ास मेहमानों ने। सबसे पहले हमारे मेहमान हैं सिंजेंटा में पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर सीड केयर एंड हर्बिसाइड उसामा खान साहब, एंड हमारे साथ मौजूद हैं फौजी फ्रेश एंड फ्रीज में रीजनल मैनेजर उमैर जावेद साहब। आप दोनों को खुशामदीद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस सिराज। उसामा, सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा। हमने आलू के बारे में, काश्त के बारे में बहुत सारे सवाल किए, लेकिन हम हमेशा कहते हैं आलू बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। तो इसकी क्या एक कल्चरल और मईशत में भी और कल्चर में क्या एक सिग्निफिकेंस रही है पाकिस्तान के अंदर? सिराज, अगर खुराक के हवाले से देखा जाए तो आलू जो है हमारी 4 बड़ी फसलों में से एक है, गंदम, चावल और चीनी के बाद। मगर आलू जो है हमारी एक मुकामी फसल नहीं है। ये 18वीं सदी में पुर्तगालियों ने पहले बनी सगीर में इंट्रोड्यूस किया, और ये हमारे बावर्ची खानों में तकरीबन 19वीं सदी में आया। आपने आलू की बिरयानी के बारे में तो सुना होगा। बिल्कुल, और इसमें तो काफ़ी डिबेट भी रहती है कि आलू वाली बिरयानी हो या बगैर आलू वाली हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर आलू की बिरयानी की अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता है लखनऊ का खाना बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और लखनऊ के आखिरी नवाब जो थे, नवाब वाजिद अली ख़ान, जब अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें तख्त पजीर किया और फिर उन्हें लखनऊ से बंगाल जब भेजा, तो बंगाल में उस वक्त एक कहर चल रही थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़रूरी नुकसान हुआ था। और क्योंकि नवाब साहब की उस वक्त इमदादी हालत और माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो उनके मुलाजमों ने सोचा कि हम गोश्त की क्वांटिटी बिरयानी में से किस तरह कम करें। कॉस्ट कटिंग कर रहे थे वो भी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सोचा कि क्यों ना हम बिरयानी के अंदर आलू डाल दें, और आज इसलिए उसकी वजह से आपके पास आलू वाली बिरयानी भी मौजूद है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। तो हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं था, मैंने तो एटलीस्ट कि आलू इतनी नई एक चीज़ है हमारे कल्चर के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी डीप रूटेड हो गया ऑलरेडी आलू। बिल्कुल। और जब 1947 में जब पाकिस्तान बना तो आलू खाने वाले तो बहुत लोग थे, मगर आलू की काश्त बहुत कम थी। तो तकरीबन 30,000 मेट्रिक टन यहाँ पे आलू की काश्त हो रही थी। बट 1947 और अब के दरमियान यहाँ पे 5 लाख एकड़ के अंदर, जो मोस्टली ओकाड़ा, साहिवाल और दीपालपुर रीजन के अंदर ये एरिया कॉन्सनट्रेटेड है, उधर तकरीबन आज 8 मिलियन मेट्रिक टन आलू काश्त हो रही है। ये और हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी मतलब पिछले 10 सालों के अंदर ये नंबर क्या कहते हैं, तकरीबन 30 लाख मेट्रिक टन से लेके 8 मिलियन मेट्रिक टन तक गया है। सो ये नंबर हमारा पिछले 10 सालों के अंदर डबल हुआ है। एक बहुत बड़ा लीप्स एंड बाउंड से हमने ग्रो किया है, जो दिखाता है कि हमारे जो ज़मींदार हैं वो काफ़ी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार हैं। काफ़ी, यानी कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर काम हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल हो रहा है, और बहुत प्रोग्रेसिव फार्म हो रहा है। ज़बरदस्त। सुन के हमेशा खुशी होती है कि फार्मर्स भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं मईशत के अंदर। उमैर साहब, आपसे एक सवाल है कि आलू जैसे प्रोडक्शन तो हो रही है, हम अभी प्रोडक्शन साइड से ही देख रहे थे बार बार कि किस तरह काश्त होती है, कितनी काश्त होती है, लेकिन क्या जो आलू की डिमांड है, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो एक ऐसी इदारे से, ऐसी कंपनी से है जो आलू की ख़रीदारी करता है हमारे काश्तकारों से और उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो क्या आलू की डिमांड में हमारी इकॉनमी के अंदर इजाफा हुआ है, कमी हुई है, क्या ट्रेंड रहा है हवाले से? लोकल डिमांड तो आज से पहले भी ग्रो हो रही थी, फर्दर भी ग्रो हो रही है। आबादी बढ़ रही है, आलू की डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि 2006 या 7 में पाकिस्तान में पहली इंडस्ट्री का क़याम मार्ज़ वजूद में आया था जो आलू से कोई प्रोडक्ट बनाती थी। तो 2014 में फौजी फर्टिलाइज़र्स ने एक अदारा जो कायम किया, उस अदारे में सब्ज़ियों और फलों को
फ्रीज़ करके हमारे आम कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इंडिविजुअली क्विक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं वो उस इदारे ने मुतारिफ़ करवाई और पाकिस्तान में पहली फ्रेंच फ्राइज फैक्ट्री का क़याम अमल में आया। तो आप लोग जो आलू की ख़रीदारी करते हैं, इसमें कोई आपका कोई सॉर्टिंग क्राइटेरिया, कोई ग्रेडिंग, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि किस तरह का आलू चाहिए और सारे एक जैसे हों, या किस तरह से आप लोग सिलेक्शन करते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई गेस के सॉर्टिंग हमेशा जो किसी भी एग्री प्रोड्यूस में वो हमेशा रहेगी। जब एक प्रोड्यूस ज़मीन से निकलती है तो वो अनसॉर्टेड रॉ फॉर्म में होती है, तो उसको प्रोसेसेबल एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें से कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट है, चाहे वो क्वालिटी के पैरामीटर्स हों, उसकी कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो उसका एक फ्रेंच फ्राइज़ अगर हम बात करें तो उसका एक साइज़ प्रोफाइल होता है। तो जब हम फ्रेंच फ्राइज़ की बात करते हैं तो फ्रेंच फ्राइज़ के कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उसको फ्राइज़ में कन्वर्ट करने के लिए पोटैटो को। तो अब वो उन प्रोटोकॉल्स में पहला जो सबसे अहम एलिमेंट है वो उसका साइज़ प्रोफाइल है। एक स्पेसिफिक लेंथ का जो फ्राई है, जो एक स्टिक होती है, फ्राइज़ होती हैं वो, और फिर वो आपकी इंश्योर होगी पीछे आपके रॉ मटेरियल से, पोटैटो से। सबसे पहले तो जो ग्रेडिंग होगी वो साइज़ के ऊपर होगी कि आपको एक स्पेसिफिक मिलीमीटर्स में ट्यूबस का साइज़ होगा। फिर उसके बाद उसके जो बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर जो ग्रीनिंग है, उसके अंदर कोई बाकी कोई कॉस्मेटिक कोई डिजीज़ या कोई और किसी इसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स वाले ट्यूबस हैं, तो वो भी आप फिर सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं फील्ड में। जो फैक्ट्री में या प्रोसेसिंग फैसिलिटी पे जो आप स्टॉक लेके आते हैं वो 100% फ्रेंच फ्राइज क्वालिफाइड प्रोडक्ट होती है। उसके अंदर किसी किस्म का कोई अनर्ट मटेरियल अंडर द क्वालिटी लिमिट कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो सकती पॉसिबल। सॉर्टिंग हमेशा होगी और वो फील्ड में होगी। और ये कोई ख़ास किस्म का आलू होते हैं जो कि आपके कमर्शियल मैयार पे पूरे होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो हमारे यहाँ आमतौर पे मंडियों में हम जो आलू बेचते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो आलू उसको इंटरनेशनली टेबल पोटैटो के तौर पे सेगमेंटाइज किया जा रहा होता है। वो आलू की वैराइटीज़ हमारे घरों में सालन के तौर पे, जैसे भी आलू की बिरयानी की बात हो रही थी, उसके लिए वो आलू उसके लिए बना है। जो इंडस्ट्री हमेशा पोटैटो यूज़ करेगी, वो इंडस्ट्री के अपनी जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं, जो प्रोडक्ट भी वो बना रहे हैं, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं, चाहे वो क्रिस्प बना रहे हैं, वो हमेशा उन प्रोटोकॉल्स को लेकर चल रहे होते हैं। उसका रॉ मटेरियल, उसकी वैराइटीज़ वो मुख्तलिफ होंगी उन आलूओं से जो आलू हम मंडियों में ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो आलू हम घरों में खाते हैं, जिस आलू का फ्रेंच फ्राइज़ बनता है, ये दोनों आलू मुख्तलिफ हैं। सही। और एक हम बात ये कर रहे थे कि आपने कहा कि वो फार्मिंग के अंदर भी हमें उसकी प्रैक्टिस पूरी सही करनी है और फार्मिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। तो बेहतरीन आलू बनाने के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि जो ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, इधर क्या काम हो रहा है और क्या आप समझते हैं कि मज़ीद कोई और काम होना चाहिए? किस तरह से चल रही है? इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो आपका फील्ड में क्वालिटी, अगर आपने एंड प्रोडक्ट की अपनी मेंटेन करनी है, वो अचीव करनी है, तो आपको आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फील्ड में एक्सिक्यूट करने होंगे। आप उसकी क्रॉप प्रोटेक्शन के हवाले से, उसके न्यूट्रिशन प्लान के हवाले से, या बाकी जो ओवरऑल एग्रोनॉमी है पोटैटो की, वहाँ पे आप अपना एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो जब कोई इंडस्ट्री अपना खुद का पोटैटो लगवाती है तो वो सबसे पहले तो डेडिकेटेड वैराइटीज़ पे जाती है कि मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वाला जो मेरे लिए उसका आलू उगाने वाला फार्मर है, मैं उसको अपनी वैरायटी दूंगा कि जो मेरे उस मेयार पे पूरा उतरती है जो मैंने अपना फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए कंज्यूम करना है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन एक टोटल एग्रोनॉमी का एक बहुत अहम पार्ट है कि अगर जो फील्ड में आलू के ऊपर जो बीमारियाँ आती हैं, जो पेस्ट अटैक होते हैं, उसको कवर करने के लिए हमेशा से 2-3 अप्रोचेज इस्तेमाल की जाती रही हैं और क्रॉप प्रोटेक्शन डिजीज़ कंट्रोल का एक अहम एलिमेंट है। अच्छा, एक टॉपिक जो मेरे दिल से भी बहुत करीब है और काफ़ी आजकल उस पर बात भी होती है, वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि मौसमियाती तब्दीली। मौसमियाती तब्दीली से क्या आलू की पैदावार में या क्वालिटी में या ओवरऑल जो आप साइज़ वगैरह की बात करें उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है या क्या होता है? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में, ये एक हॉट टॉपिक है। आपकी तमाम किस्म की जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं वो हमेशा नेचर डिपेंडेंट होती हैं, वो हमेशा आपके जो आबो हवा है उसके अकॉर्डिंगली चल रही होती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक फिनोमिना हमें पिछले एक दहाई में हमें कम से कम इस फिनोमिना ने यहाँ पे हमारी क्रॉप्स पे बहुत ज़्यादा हमें इम्पेक्ट दिया है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे उकाड़ा देपालपुर रीजन में फ्रॉस्ट का बड़ा ज़बरदस्त अटैक रहा था, कोहरे का।
आलू के हवाले से अगर बात करें तो ये इंटरनेशनली, जैसे अभी उसामा बात कर रहे थे, ये हमारी नेटिव क्रॉप नहीं है, ये यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, ये उन इलाकों में स्टार्ट हुआ था जहाँ पे ये गर्मियों की फसल के तौर पे लगाया जाता था। हमारे यहाँ पे हम इसको सर्दियों में लगा रहे हैं। ये आपका क्लाइमेट चेंज का जो एक फिनोमेना है, जब आपका एक फसल जो किसी और टेम्परेचर पे लगती है और आपके यहाँ पे वो सर्दियों में लग रही है, तो उस पर फिर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी उसी तरह ज़्यादा होता है। आपकी क्लाइमेट चेंज में जब जारी बात है कि एक हद तक आलू की फसल सर्दी बर्दाश्त कर सकती है, उसके अगर टेम्परेचर उससे भी नीचे चला जाता है और वो दुरानियाँ बढ़ जाता है, उसकी थ्रेशोल्ड से, उसकी बर्दाश्त करने की हद से बढ़ जाता है, तो वहाँ पे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो जो कोरे का अमल था हमारे यहाँ हर साल दिसंबर के आखिर में या जनवरी के आगाज़ में इस दौरान कोरा आता है और वो 3 रातों का 4 रातों का बाज़-औक़ात कोरे का एक स्पेल होता है और वो 2-3 घंटे फी रात आपको वो मुतासिर करता है। वो हमारी आलू की फसल वो टाइम बर्दाश्त कर जाती है। लास्ट ईयर वही आपका जो स्पेल है वो 2 स्पेल्स में डिवाइड हो गया। आपका एक स्पेल आया आपका जनवरी मिड में और सेकंड स्पेल आपका जनवरी के लास्ट पे आया, और ये स्पेल इतना प्रोलॉन्ग कर गया कि हमारी पोटैटो की जो फसल की वेजिटेशन थी, आलू की जो ऊपर पौधा था, उसको इसने जला दिया। इसकी वजह से उस टाइम पे आलू अपनी नीचे बल्किंग कर रहा होता है, अपना वज़न बना रहा होता है नीचे ट्यूबर, तो पौधा जलने की सूरत में सर्दी की वजह से उसका जो नीचे खुराक बनाने का और आलू का साइज़ बनाने का अमल था वो इंतहाई मुतासिर हुआ और अल्टीमेटली हमारी पर एकड़ यील्ड जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया। तो ये क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। हमारे यहाँ ज़मींदार हमेशा से आलू अक्टूबर के स्टार्ट में बिजाई करने का 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक यहाँ हमारे ओकाड़ा जो हमारा डिवीज़न है यहाँ पे बिजाई हो रही होती है। तो अब क्लाइमेट चेंज ने हमारी ये सोइंग की जो विंडो है इसको भी चेंज कर दिया है। हमें हमारी सोइंग अकॉर्डिंगली मौसम के हालात को देखते हुए चेंज करनी पड़ रही है। तो क्लाइमेट चेंज एक फैक्ट है और हमारे आने वाले सालों में हम ये फोरसी कर रहे हैं कि ये मज़ीद शदीद होता जाएगा और ज़िम्मेदारों को अकॉर्डिंगली, जो कि हम नेचर चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, आपने एक बात ही की थी कि डिजीज़ कंट्रोल और क्रॉप प्रोटेक्शन बहुत अहम है, तो सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज को जहर लगा के बिजाई करना, इस पे भी आप लोग फार्मर्स को कोई रहनुमाई करते हैं? सिराज, हम अगर ट्रीटेड और अनट्रीटेड सीड का डिफरेंस अगर हम इसकी बात करते हैं कि एंड प्रोडक्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो हमारे यहाँ जो सीड से आने वाली बीमारियां हैं उनमें सबसे सरफहरिस्त जो बीमारी है वो राइज़ोक्टोनिया है। राइज़ोक्टोनिया सोलानी ये एक बीमारी है जो सीड से आगे ट्रांसफ़र होती है। अगर आपके ये पिछले सीड में है या ज़मीन में है तो ये दोनों तरह से आपकी फसल में मुंतकिल हो सकती है। तो इस पे सबसे पहला जो आपका लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो आपका सीड ट्रीटमेंट होता है। अगर आप सीड ट्रीट नहीं करेंगे तो आपकी ये जो मौजूदा फसल है इसकी क्वालिटी इंडेक्स को बुरे तरीके से मुतासिर करेगी। इससे आपकी जो सबसे पहले जो पौधे की जो हेल्थ है, ओवरऑल प्लांट हेल्थ है, वो सबसे पहले कंप्रोमाइज़ होगी। प्लांट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेगा। जो उसका खुराक बनाने का अमल है, जो उसका खुराक पत्तों से नीचे ट्यूबर्स तक भेजने का जो अमल है, सबसे पहले तो वो मुतासर होगा। उसके बाद शदीद हमले की सूरत में इसके जो वो प्लांट आलू प्रोड्यूस कर रहा है उस पे भी स्कार्स आ जाते हैं, उस पे भी कट्स आते हैं, जिसे हम आमतौर पे क्रैक्स कहते हैं, ट्यूबर क्रैक कहते हैं। तो ट्यूबर क्रैक्स चाहे वो इंडस्ट्री का पोटैटो है, चाहे वो आपका जो हमारी ओपन मार्केट है उसका पोटैटो है, दोनों जगहों पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अगर आपका ये इंडस्ट्री का पोटैटो होगा तो वो वहाँ जाके उसके क्वालिटी पैरामीटर्स ये हम सॉर्ट आउट करवा देंगे वो पोटैटो। जब हम कहेंगे कि जी हमें ये क्रैक से और स्कार से पाक आलू चाहिए तो वो उसका छांट में चला जाएगा, उसका उस माल में चला जाएगा जो वो माल कहीं बेच नहीं सकता, हमारी तरफ नहीं वो आ सकेगा। प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ मुतासर हो गई। फिर ऑब्वियसली जब ये माल अगर कोई मंडी में जाएगा तो वहाँ पे भी इसका प्रॉपर उसको मार्जिन्स नहीं मिल सकेंगे, उसको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हो सकेगा वहाँ ओपन मार्केट से भी। तो इसलिए ये एंड टू एंड सोल्यूशन है आपका सीड ट्रीटमेंट में। अगर आप राइज़ोक्टोनिया कवर कर लेते हैं। अच्छा, जो ये बीमारी वाला पोटैटो है, डिजीज़ वाला, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि स्कार भी आ जाता है, धब्बे भी आ जाते हैं, तो ये सिर्फ दिखने में बुरा लगता है या कंजम्पशन जो अगर कोई खा रहा है उसको तो उसको भी फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली कि आपका एक चीज़ सबसे पहले तो वो मार्केटिंग एक बड़ा एक कॉमन सा एलिमेंट है कि जो चीज़ अच्छी दिखती नहीं है वो कभी बिकती भी नहीं है। तो आपका जो कंज्यूमर है वो कभी भी वो आलू नहीं लेगा। हम भी हैं, मैं भी अगर अपने घर के इस्तेमाल के लिए आलू लूँगा तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा वहाँ से उस कार्ट से या उस जगह से आलू वो उठाऊँ जो बिल्कुल क्लीन है, जो साफ़ है।
अव्वल तो वो बिकेगा ही नहीं, दूसरा अगर उसके अंदर कोई क्रैक्स हैं तो हमेशा वहाँ पे फंगल ग्रोथ का, किसी भी किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी का हमेशा वहाँ पे चांस रहेगा। तो और प्लस आप जब वो पोटैटो स्टोर करते हैं तो उस स्टोरेज में भी उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होने का खदशा सबसे ज़्यादा होगा जिस आलू के अंदर इस किस्म के कोई स्कार्स होंगे, कोई क्रैक होंगे। तो ये एक एलिमेंट है। सही सही। तो जैसे आपने बात करी कि जो है वो इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं और बीमारियां आती हैं, तो इसका हल एक उसामा आजकल बिलबोर्ड्स नज़र आ रहे हैं कि मगर कैसे, तो कुछ बताएंगे सिंजेंटा क्या ला रहा है ऐसा? तो सिंजेंटा एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है जो आपको देगा भरपूर पैदावार, राशन चमकदार, नए दौर का नया शाहकार। आप लोगों को तो यही पता होगा कि तो शायर निकले बिल्कुल। आप लोगों को तो पता होगा कि काफ़ी टाइम से सिंजेंटा का एक प्रोडक्ट है आलू के लिए मार्केट में, सेलेस्ट के नाम से, जिसका हमारे ज़मींदार दोस्तों ने तजुर्बा भी किया है, एतमाद भी किया है और इससे काफ़ी बेहतरीन उनको यील्ड भी मिली है और इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाया है। अब उसी प्रोडक्ट को हमने बेहतर करते हुए एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वाइब्रेंस प्रीमियम के नाम से, जो एक जदीद टेक्नोलॉजी है। 2 ज़हरों को मिला के हमने इसको मिलाया लेके आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पहली बार हम इसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। कौन से 2 जहर हैं ये जिनके बात? ये 2 जहर हैं। पहला जहर जो है जो सेलेस्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद था, फ्लॉक्सनल, और दूसरा जहर जिसको हमने इसमें ऐड किया है वो है सिडॉक्सिन। और ये दोनों AI हैं जो पेटेंटेड हैं, किसी और के पास नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर हम इसे पहली बार लेके आ रहे हैं। और इसकी वजह से आपको राइज़ोटोनिया के ऊपर बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा और इसकी वजह से आप हमारे काश्तकारों को हम ये एतमाद दिलाना चाह रहे हैं कि जिन्होंने सेलेस्ट को पहले इस्तेमाल किया था वो इसको भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखें और इनको सेलेस्ट से बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप कह रहे हैं नए दौर का नया शाहकार, तो यानी कि सिंजेंटा की कोई रिसर्च है जिससे ये नई चीज़ बनी है? बिल्कुल सिंजेंटा की ऐसी रिसर्च है और ये पेटेंटेड रिसर्च है, ये किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। सही। तो ये इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट लग रही है मुझे जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है। तो हमारे बड़े फार्मर्स यहाँ पे देख रहे हैं, काश्तकार भाई है, तो उनको ज़रा बताएं कि एक तो कहाँ से मिलेगा और दूसरा ये कि क्या इसकी कीमत होगी, तारुफ़ी? ये हम आपको पता है हमारी नेटवर्क है नया सवेरा, जिसके 850 से ज़्यादा स्टोर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं। वो आपको किसी भी हमारे नया सवेरा स्टोर पे आपको वाइब्रेंस प्रीमियम आसानी से दस्तयाब होगा। लेकिन हम एक्सपोर्टेबल और प्रीमियम क्वालिटी आलू की बात करते हैं तो आप दोनों से ही सवाल है कि क्या जो हमारी डिमांड है हमारी इंडस्ट्री की प्रीमियम पोटैटोज़ की, क्या हम उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं या हमें मज़ीद गुंजाइश इसमें मौजूद है कि हमारे फार्मर्स मज़ीद प्रोडक्शन कर सकते हैं? पाकिस्तान जो है दुनिया का 14th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पोटैटो का और 18th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। पिछले साल जिस तरह मैंने बात की थी आपसे, हमने तकरीबन 8 मिलियन टन्स और हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन तकरीबन 3.5 मिलियन टन है, तो जिसका मतलब है कि हमारे पास 4.5 मिलियन टन था एक्सपोर्ट करने के लिए। 2021 में हमारे पास जो मेरे पास फिगर्स मैंने देखी थी, 2021 में हमने तकरीबन सिर्फ 4 लाख टन एक्सपोर्ट किया। जिस तरह मैंने बताया आपको, ये मेजरली हम इस तरह के ममालिक अफ़गानिस्तान, इराक़, मलेशिया और रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, UAE वगैरह में एक्सपोर्ट करते हैं। हमें ऑब्वियसली जो हमारी प्रोडक्शन है, हमारी यील्ड बहुत अच्छी है क्योंकि हम सिर्फ 5 लाख एकड़ के ऊपर ये क्रॉप लगती है, तो हमारी यील्ड बहुत अच्छी है और हमने डबल की अपनी यील्ड पिछले 10 सालों के अंदर, जिसका मतलब है कि हमारे फार्मर्स प्रोग्रेसिव हैं और सिंजेंटा जैसी कंपनियों की मदद के साथ हम नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम डिजीज़ का भी मुकाबला कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, अपनी प्रोड्यूस और आउटपुट भी बढ़ाए जा रहे हैं और इनकी कंपनी की तरह की बाकी और कंपनियां भी प्रोडक्शन को बेहतर करने में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब हमें क्या करना है अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, दैट रिमेंस टू बी सीन। हमें अपनी मार्केटिंग बेहतर करनी है, पाकिस्तान की इस तरह से इमेज भी बेहतर करनी है, और आई थिंक वन मोर थिंग इज़ कि हमें अपनी सप्लाई चेन भी ये देखनी है कि लॉजिस्टिकली हम किस तरह इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, किन और टेरिटरीज़ में, किन और मार्केट्स में जहाँ पे डिमांड है वो एक्सप्लोर करें और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट पहुँचाने के कोई तरीका लेके आएं। मेरे ख्याल से उमैर साहब की बात भी यहाँ पे लिंक होती है कि जो दिखता है वो बिकता है। क्या आप समझते हैं कि हमें अपनी प्रोड्यूस को इंटरनेशनल मार्केट्स में मज़ीद दिखाने की, मज़ीद मार्केट करने की ज़रूरत है ताकि उसकी सेल भी बढ़े और अच्छी एक्सपोर्ट्स हमारी हो जाए? ऑब्वियसली एवरीथिंग टाइज टू क्वालिटी। आप डिज़ीज़ फ्री, एक अच्छी लुक्स रखने वाला
एक हैंडसम पोटैटो अगर आप मार्केट में प्रेजेंट करते हैं तो उसकी प्राइस भी आप ले सकते हैं। अगर वो दिखता अच्छा नहीं है, एज यू सो शैल यू रीप। आप जैसा उसकी बिजाई करेंगे, जितनी उसकी केयर करेंगे, जितना अच्छा क्वालिटी का पोटैटो प्रोड्यूस कर लेंगे, और सप्लाई चेन, जैसे अभी सप्लाई चेन की बात हो रही थी, तो सप्लाई चेन जितनी आप बेहतर रख लेंगे, आप उतने ही अच्छे इंटरनेशनल मार्केट, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है, आप वहाँ पे अच्छे मार्जिन फेच कर सकते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। थैंक यू सो मच, आप लोग आए एंड बड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी करी हमने। एंड जो हम लोग हमारे दोस्त देख रहे हैं तो उनको बस यही कहना चाहूँगा कि सिंजेंटा का ये शाहकार प्रोडक्ट वाइब्रेंस प्रीमियम काम कैसे करता है और इसको इस्तेमाल करने के क्या तरीक़ेकार हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए कहो सिंजेंटा ज़राई पॉडकास्ट। अपने होस्ट सिराजुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।